और काम की भावना को लेकर जनता के बीच जाते हैं, एक विजन को लेकर जाते हैं, तो सभी जिले शुभ हैं। और प्रधानमंत्री जी तो जहाँ भी अपने कदम रख देते हैं वहीं से शुरुआत हो जाती है। और हम लोग तो 24/7 चुनावी मोड पर रहते हैं। हमारा पूरा संगठन, हमारी जो पूरा स्ट्रक्चर है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक हम लोग जनमानस के बीच में रहते हैं, इसलिए हम लोग सदैव चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। इसको ये कहना कि आज से ही शुरुआत हुई है, जनता के बीच काम करते करते रोज ही चुनाव की शुरुआत होती है उमेश जी। और जब रोज ही चुनाव की शुरुआत होती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब लोग, अभी आप देख रहे हैं, अभी आप ही कह रहे हैं, जब इंडिया गठबंधन के लोग, अभी जो इनका गठबंधन है उसको अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, आज आपने इंडिया गठबंधन कहा, अलग आपने अलग माना इंडिया शब्द, अलग अलग कुछ भी कहे, लेकिन ये कोई जो पूरा, जिसको हम प्रधानमंत्री जी, हम सभी लोग ये भी मानते हैं कि जिस तरीके का दम्भ है, तो जो इंडी है उसको हम लोग वो कह देते हैं कि घमंडिया है। तो रोज ये बात करना कि चुनावी, हम कहते हैं ये ठीक नहीं है। हम लोग सदैव चुनावी मोड पर हैं, और जब चुनाव के मोड पर है तो जनता जनार्दन की शरण में है और जनता जनार्दन के लिए काम कर रहे हैं, चाहे विकास के कार्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो देश का। आज ही प्रधानमंत्री जी सवाल ने मेरा रैली नहीं किया, प्रधानमंत्री जी ने, उमेश जी, प्रधानमंत्री जी ने आज देश की आज़ादी के बाद पहली बार होगा कि देश का कोई प्रधानमंत्री युवाओं से संवाद कर रहा हो, फर्स्ट टाइम वोटर से, युवाओं से। तो ये तो देश, आप देखते होंगे लगातार इसका जवाब परीक्षा पे चर्चा, तोफेल साहब से इसका जवाब परीक्षा पे चर्चा करते हैं मोदी जी। ठीक है, लोगों को मोटिवेट करते हैं। सवाल सुन लीजिए, एक सेकंड। सवाल मेरा मुख्य इसलिए ये था कि पश्चिमी यूपी से आपने चुनावी बिगुल फूंका है, इसकी शुरुआत की है। पश्चिमी यूपी में कोई डर लग रहा है क्या? क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से बैकवर्ड मतदाता ज़्यादा है, जाट का प्रभाव है। आप 19 में, आप 22 में वहाँ पर पीछे ही रहे, 19 में आपने आधी सीटें खोई है पश्चिमी यूपी में। ऐसे में क्या पश्चिमी यूपी में अभी डर लग रहा है कुछ गठबंधन से, इसलिए वहाँ से बिगुल फूंका गया? सवाल मेरा ही। उमेश जी, बड़ा हास्यास्पद है कि डर लग रहा है। डर किसको लग रहा है आप देख रहे हैं। हम लोग को डर क्यों लगेगा? डर तो उनको लग रहा है जो रोज नित्य प्रतिदिन, जो इनका पूरा इंडिया अलायंस है, वो आप देख रहे हैं किस तरीके से एकजुट होता है, बैठता है, बिखरता है, कभी उलझता है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। चलिए, अब तो बाकी डरा कौन है? डरे हम है कि वो है? नहीं, बाकी मेहमानों को चर्चा में शामिल करेंगे। अनुपस्थिति जी, सवाल ये इसलिए था क्योंकि तब इंडी गठबंधन का कोई, जैसा आप कह रहे, तब उसका नामो निशान नहीं था ना, जब आपको कम सीटें वहाँ मिली थी। 19 में जब आप आधे पे आ गए थे 14 के मुकाबले पश्चिमी यूपी में, तब वहाँ इंडी गठबंधन नाम का चीज़ ही नहीं थी ना, इसलिए ये सवाल था। इस पर जवाब लेंगे। तोफेल साहब कह रहे हैं कि देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है, बीजेपी कह रहे हैं, कि जो कि युवाओं से संवाद करता है, और उनका तो रोज ही कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही होती हैं। 2.5 से 3 महीने का वक्त बचा है, अभी आप तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा गठबंधन होगा या नहीं होगा। बंगाल और पंजाब में दरवाजे बंद हो गए हैं, यूपी में आप मैनेज करने के लिए खड़े हैं, बिहार में आप मैनेज करने के लिए खड़े हैं, ड्राइविंग सीट से अब कहाँ आ गए हैं, क्या वजह देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो हमारे मित्र अनूप जी कह रहे थे कि भारत के पहले इतिहास से प्रधानमंत्री हैं जो युवाओं से सब कर रहे हैं। मैं इनकी याददाश्त बता देना चाहता हूं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 18 वर्ष के युवाओं को मताधिकार का जो अधिकार दिया था, वो राजीव गांधी जी ने दिया था। और हमारे पास जो लीडरशिप है वो भी युवा है, राहुल गांधी के रूप में। बात युवाओं के साथ में जुड़ने की बात अगर बार बार कर रहे हैं, तो आप अनूप जी बता दीजिए, विकास के नाम पर बात कर रहे हैं, आपके 9 साल 10 साल के कार्यकाल के अंदर आपने कितने रोजगार युवाओं को दिए? पूरे युवाओं को। आज लोग जब युवा रोजगार मांग रहा है तो उसको लाठियां मिल रही हैं। आपके उत्तर प्रदेश के अंदर आपने कितने रोजगार कारखाने बनाए? आपके प्रधानमंत्री, हम कहना चाहूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो कॉर्पोरेट मित्र हैं, जो हमेशा उनके साथ रहते हैं गुजरात के, उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने कितने इंडस्ट्रीज लगाई और कितने युवाओं को नौकरी दी? आज राहुल गांधी जी जब युवाओं का आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए उन नौकरियों की आवाज उठा रहे हैं। सेना में, पुलिस में जब युवाओं को नौकरी मिलती थी, वहां पे अग्निवीर, वायुवीर और सब लिया है 5 साल की नौकरी।
जो स्थायी नौकरी कांग्रेस देती थी युवाओं को, आज उसने आपने 5 साल की नौकरी कर दी। आज युवा डिग्री लेकर सड़कों पर फिर रहा है और देश का प्रधानमंत्री कहते हैं पकौड़े तलने की। दूसरी तस्वीर मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं गठबंधन की। देखिए, पूरे भारत के अंदर आपने कहा राहुल गांधी जी ने 14 तारीख से जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है तो उन्होंने शुरू कर दी। चुनाव बिल्कुल फूक चुका है और आपने देखा राहुल गांधी जी के साथ आसाम में क्या किया गया। इनका भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री, जो कि जिसकी बीवी से लेकर मुख्यमंत्री तक पूरा आसाम में लूट मचाए हुए हैं, वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए राहुल गांधी की यात्रा नहीं करने दे रहा। डर किसके बीच में है? ठीक है। ईडी से लेकर सीबीआई की छापे सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर पड़ रहे हैं। इनके क्या भ्रष्ट नेताओं की लंबी। मैं ये भी कहना चाहता हूं, भाजपा भ्रष्टाचारियों का संगठित समूह बन चुका है। साहब सुनिए ना, तो फिर साहब इतने सारे मुद्दे हैं आपके पास, अकेले क्यों नहीं जा रहे चुनाव में? आप जा ही नहीं पा रहे हैं, आप गठबंधन का इंतजार कर रहे हैं। आप इतने मुद्दे उठाइए। दूसरा आपने जिक्र किया ईडी और बाकी एजेंसियों का। झारखंड वाली मोहब्बत की दुकान में कितना पैसा निकला था साहब? नहीं तो आप निकालिए ना, आप ये भी निकालिए आपके मुख्यमंत्री के, आपका जो मुख्यमंत्री येदियुरप्पा था उसके पास कितनी है। आप हेमंत विश्व शर्मा के आदमी अपने घर से पहले नजीर पेश करता है। आप अपने मुख्यमंत्रियों को देखिए कि उनके पास कितनी अकुल संपत्ति है। आप यहाँ पे जो जो मंत्री हैं उनकी अगर सही तरह से आप जांच करा ली भाजपा नेताओं के अंदर तो अकुल संपत्तियां मिलेंगी इनके पास। मैं क्यों नहीं सरकार जांच में कराते हैं आप? ईडी सीबीआई मैं सरकार में नहीं हूँ सर, मैं जांच नहीं करा सकता। जब आपकी सरकार है आप जांच कराइएगा, या ये सवाल अनुपस्थित जिसे करिएगा। अभिमन्यु जी आपके पास आ रहे हैं। ये जो हलचल मची हुई है इंडिया गठबंधन में, बंगाल में दरवाजे बंद, पंजाब में दरवाजे बंद, राजनीतिक हलचल बिहार में आप देख ही रहे हैं, और लगातार नीतीश जी अखिलेश जी के संपर्क में भी रहते हैं। यूपी का क्या सिनेरियो बन रहा है? अखिलेश जी किस मोड में है? कुछ अभी तय नहीं कर पा रहे हैं क्या? जी की बताऊं, बहुत बड़े दिल से वे काम कर रहे हैं और उन्होंने कई बार कांग्रेस से लेकर गठबंधन के हर साथी को यही संदेश दिया है कि एक दूसरे के सम्मान के साथ जनता के मुद्दों को सही तरीके से सरकार के खिलाफ उठाने के लिए और भाजपा को हराने के लिए गठबंधन को एक होने की जरूरत है। और अखिलेश जी की तरफ से जो भी सम्मान पूर्वक जो भी प्रपोजल्स हैं, बातचीत है, लगातार की जा रही है। आप देखिए, जयंत चौधरी जी ने गठबंधन करने के बाद सीटें भी नहीं दी। अब कांग्रेस से निर्णय होता है पूरी रहे और गठबंधन चुनाव लड़के भाजपा को हराए। साहब लेकिन फिर से आपसे भी वही सवाल है ना, आप ये मुद्दा लेकर बीजेपी जनता के बीच क्यों जा रहे हैं कि मुझे बीजेपी को हराना है इसलिए हमको वोट दीजिए? आप विकास की बात करिए ना, आप रोजगार की बात करिए, आप स्वास्थ्य की बात करिए, आप शिक्षा की बात करिए, आप अपनी सरकार के विकास कार्य गिनाइए। आप और गठबंधन जनता के बीच में ये मुद्दे लेकर के जा रहा है कि हम साहब बीजेपी को हराना चाह रहे हैं इसलिए हमारे साथ जुड़िए। मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा मुद्दा इस बात का है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। अच्छा ठीक है, भाजपा को बिना हटाए इस देश का विकास नामुमकिन है। हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि भाजपा को हटाना ही सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा ठीक है अभिमन्यु जी, आप हटेगी अपने आप विकास के कार्य होने लगेंगे। अभिमन्यु जी आप सपा में बड़ा कद रखते हैं, अखिलेश यादव से अक्सर आपकी मुलाकात होती रहती है। क्या 80 सीटों पर तैयारी कर रही है समाजवादी पार्टी, जैसे कुछ संकेत मिले? समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यूपी में गठबंधन के साथियों के साथ हर प्लानिंग कर रही है। आपको वक्त पे सब पता चल जाएगा। लगातार तो साहब रोज फिर 6-6 घंटे तो बाहें खोलिए ना अभिमन्यु जी, बाहें खोलिए। फिर आप इतनी ज्यादा उसमें क्लॉज क्यों लगा दे रहे हैं, इतने ज्यादा नियम क्यों बनाए दे रहे हैं कि नहीं पहले आप हमको प्रत्याशियों की सूची दीजिए, उसके बाद रायबरेली और अमेठी में हम देखेंगे? तो सर आप खुली बाहें करिए और गठबंधन करिए और उतरिए चुनावी मैदान में। अभी तो आप गठबंधन ही नहीं तय कर पा रहे। कि वो जमीनी ग्राउंड जीरो की बात करते हैं। वो जमीन पे देखना चाहते हैं कि हम कौन सी सीट हार रहे हैं, कौन सी सीट जीत रहे हैं। ठीक है, अखिलेश यादव जी उसमें कहीं गलत नहीं है, क्योंकि वो यूपी की नस नस समझते हैं, यूपी के सम्मान्य नेता हैं। अगर वे हर दल से ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ तय करिए कौन सा प्रत्याशी जीत सकता है, तो उसमें गलत क्या है? गठबंधन में हम साथ हैं और उसमें अखिलेश जी की सोच बिल्कुल सही है। उनको जमीनी हकीकत एक एक जिले की पता है, तो उसमें तो गठबंधन के हित में है और गठबंधन को कोई शिकायत नहीं है। गठबंधन तो उसी फॉर्मूले पे काम कर रहा है, लगातार बैठकें हो रही हैं। ठीक है, मैं दिवाकर जी के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले मन्नू जी आपसे 10 सेकंड में एक सवाल का जवाब।
ये कहीं बदला तो नहीं निकाल रहे हैं? आपने बोला भी था महाराष्ट्र और राजस्थान में कि इस उत्तर प्रदेश में हम दिखाएंगे। महाराष्ट्र और राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी ने कहा था, ऐसा तो नहीं कर रहे? ये आपकी तो तैयारी है और कांग्रेस को हिलगा कर रखी है। आखिरी समय पे बताएंगे कि नहीं साहब हम नहीं कर रहे गठबंधन, जाइए अकेले लड़िए। देखिए, हम लोग सब पुरानी बातें भूल के, भाई साहब पुरानी बातें भूल के हम लोग इस गठबंधन में साथ हैं, और हम लोग को जो आज सुबह तक के निर्देश है, पूरी ताकत से गठबंधन को हम लोग को विजयी बनाना है, और उसी के अनुरूप एक एक बूथ पे काम चल रहा है। गठबंधन यूपी में बहुत मजबूती से लड़ेगा। ठीक है। दिवाकर पांडे जी, आज पश्चिमी यूपी से चुनावी बिगुल फूका गया है भारतीय जनता पार्टी से। हालांकि नरेंद्र मोदी ने अपने जो भाषण है उस दौरान कहा कि ये चुनावी बिगुल नहीं है, विकास का बिगुल है। जो नतीजे रहे 19 में और 22 में, 17 में भी कह सकते हैं, जो नतीजे रहे पश्चिमी यूपी के, क्या उसको देखते हुए ये कोई टुटका एक तरीके से कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से किया गया कि नहीं पश्चिमी यूपी से ही शुरुआत करिए, क्योंकि 14 में वहां पूरी सीटें 14 सीटें जीते थे? देखिए उमेश जी, जहां एक तरफ पूरे उत्तर भारत समेत पूरे देश में ठंडी पड़ रही है, वही धीरे धीरे अब पूरे भारत का सियासी तापमान जो है वो बढ़ने लगा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो बुलंदशहर से चुनावी आगाज किया। हालांकि उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह चुनावी आगाज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से 22 तारीख को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पूर्वांचल या मान लें अवध में हुई है, और उसके बाद आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी से चुनावी बिगुल फूंका है, निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश 2014 में शुभ रहा है, तो उसी शुभ को मानते हुए आज प्रधानमंत्री ने बुलंदशहर से जो है वो चुनावी आगाज किया है। क्योंकि 2014 में जो बुलंदशहर है, जो मेरठ है, उसके आसपास की 14 सीटें पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जीती थी। हालांकि 2019 में जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सब लोगों ने गठबंधन बना करके राष्ट्रीय लोकदल ने चुनाव लड़ा, तो वहां पर 7 सीटें सहारनपुर, अमरोहा, नगीना, रामपुर, ये भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक नई रणनीति के साथ चुनाव में उतर रही है। और आज हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये विकास की शुरुआत है, ये चुनाव की शुरुआत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक तरफ जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को की, और आज हजारों करोड़ रुपए की उन्होंने बुलंदशहर से सौगात दी है, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का ये चुनावी रणनीति का हिस्सा है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अन्य राजनीतिक पार्टियों से चुनावी रणनीति में हमेशा आगे रहती है, क्योंकि उसके पास कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है, कार्यकर्ता हमेशा चुनाव लड़ते भी हैं। जी दिवाकर जी, वाराणसी से प्रधानमंत्री खुद सांसद हैं, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र कहा जाता है। आप बहराइच से आते हैं, पूर्वांचल का जितने भी जिले हैं वो भी आसपास है। पूर्वांचल में क्या स्थिति होती है अगर गठबंधन होता है? अगर इंडिया गठबंधन स्वरूप ले लेता है तो पूर्वांचल में बीजेपी जो अभी मजबूत स्थिति में दिख रही है, क्या कुछ कम हो सकती है स्थिति? देखिए, चूंकि पूर्वांचल जिसमें कि अवध क्षेत्र भी आता है, और चूंकि निश्चित तौर पर यहाँ पर जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उससे निश्चित तौर पर उसका एक जो चुनावी समीकरण है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसका परिदृश्य बदलता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो अवध क्षेत्र में या पूर्वांचल के 17 जिले आते हैं, जिसमें लोकसभा की जो है लगभग 2 दर्जन सीटों पर जिनका असर दिखाई देता है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक जहां रणनीति के तहत जो है यहाँ पर चुनावी समीकरण साधने का प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं अब आज जब पश्चिमी यूपी से प्रधानमंत्री ने संबोधन किया है, तो एक तरफ से पूर्वांचल से लेकर के और पश्चिमांचल तक, यानी पूरब से पश्चिम तक भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी समीकरण को साध रही है। और चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी ने 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है, और 2014 में 71 सीटें भाजपा ने जीती थी, 2002 सीटें उसके जो सहयोगी दल है अपना दल ने जीती थी, 73 सीटें जीती थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने उस जो पुरानी चुनावी रणनीति है 2014 को, उसको तो ध्यान में रख ही रही है, साथ ही साथ जो नए चुनावी परिदृश्य बदले हैं, जो नए चुनावी समीकरण बदले हैं, कहीं ना कहीं उसको भी भाप करके अब जो है अपनी रणनीति बना रही है। और क्योंकि जो विपक्षी गठबंधन है, INDI गठबंधन है, अभी तक उम्मीदवार तय नहीं हो पाए, अभी तक सीटें नहीं तय हो पाई, तो निश्चित तौर पर अगर हम चुनावी तैयारी की बात करें उमेश जी, तो चुनावी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे चल रही है। जी बिल्कुल। अनूप अवस्थी जी, चुनावी तैयारियों में भले ही आप आगे चल रहे हो, लेकिन पश्चिमी यूपी से जिस तरह से आपने शुरुआत की है उस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष बार बार कह रहा है, आज भी मोदी जी ने राम मंदिर का कई बार जिक्र किया। विपक्ष का कहना है कि क्या कोई ऐसी रैली या कोई ऐसा भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या बीजेपी के बड़े नेताओं का आ सकता है जिसमें अयोध्या राम मंदिर का जिक्र ना हो, या अभी भी सिर्फ राम के इशारे है बीजेपी? नहीं उमेश जी,
सवाल ये कि केवल विकास बार- की बात करके क्या नहीं जाया जा सकता बार- चुनाव में? बार बार मंदिर मस्जिद जरूरी है क्या? सिर्फ विकास की बात नहीं की जा सकती क्या? नहीं, इस देश में अपने आराध्य का नाम लेना पाप है क्या? और किसने मना किया कि दूसरे राजनीतिक दल ना ले? हम लोग घर से निकलते हैं तो जय गणेश बोलते हैं ना, हम जब घर से निकलते हैं तो माता पिता के पैर छूते हैं ना। इस पे चुनाव से इसका क्या मतलब है? राम का इतना भव्य मंदिर बना है इसलिए है उमेश जी, ना, अब एक बार काउंटर राम का भव्य मंदिर बना है। सवाल इसलिए है कि जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सुंदरकांड की शुरुआत कराते हैं तो आप ही कहते हैं ना कि ये चुनावी स्टंट है। तो अगर वो धर्म का काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए चुनावी स्टंट है? नहीं, ये बात इसलिए उठती है कि जो लोग राम को काल्पनिक कहते रहे, जो राम का अपमान करते रहे, जो राम भक्तों पर गोली चलाते रहे, अगर आज वो जनेऊ पहन के और राम मंदिर पर जाके पूजा अर्चना करते हैं तो कहीं ना कहीं हास्यास्पद लगता है। मैं ये नहीं कहता, नहीं किया ना। मैं ये नहीं कहता कि किसी के लिए राम, लेकिन जो पिछले इनके ट्रैक रिकॉर्ड रहे, आपने देखा होगा कांग्रेस के किस तरीके से वकीलों की फौज खड़ी की राम जी के खिलाफ, कोर्ट में खड़ा किया, राम को काल्पनिक कहा, राम सेतु को काल्पनिक कहा। तो किस तरीके की मर्यादाओं को लांघा है। भगवान पुरुषोत्तम राम की जब मर्यादाओं को लांघ दिया और उनको भी उस श्रेणी में खड़ा कर दिया, काल्पनिक की श्रेणी में, तो निश्चित तौर पर भी आपने फिर देखा होगा कल ये न्याय यात्रा की बात करते हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूँ, कौन सी न्याय यात्रा है? धर्म को बांटने की न्याय यात्रा है कि जाति को बांटने की न्याय यात्रा है कि समाज को बांटने की न्याय यात्रा है? ये किस न्याय यात्रा की बात करते हैं? और जिस तरीके का न्याय यात्रा के नाम पर वहां पर कृत्य किया जा रहा है पूरे आसाम के अंदर, तो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का खेल वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं राहुल गांधी जी ने कराया है। और उन्होंने तो पत्रकारों से कहा है कि राम की कोई लहर नहीं है, पूछा पत्रकारों ने। तो जो लोग रामचंद्र जी के निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं, रामचंद्र जी की चौखट पर जाने से मना कर रहे हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं उत्तर प्रदेश देश की जनता उनको अपने चौखट पर आने से रोक देगी। ठीक है, तौफील साहब के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले अभिमन्यु जी, सवाल यह है कि जो कुछ भी 90 और 92 के समय में हुआ, आपकी सरकार कहती रही कि कानून व्यवस्था और संविधान को बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। अभी हाल ही में शिवपाल सिंह यादव ने भी कहा है, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव के अगर हाल ही के बयान सुने, उन्होंने कहा कि नहीं, राम में हमारी भी आस्था है और हम परिवार के साथ अयोध्या दर्शन करने जाएंगे। ऐसे में राहुल गांधी का ये बयान कि राम की लहर नहीं है, कांग्रेस के पुराने बयान कि राम काल्पनिक थे, राम सेतु तोड़ने वाले कृत्य, इस पर क्या लगता है आपको कि स्टैंड करना चाहिए यूपी में? और अभी हाल ही में राम मंदिर बनाए, नेगेटिव पक्ष नहीं चला जाएगा? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जैसा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा, वे पूरी तरीके से राम और कृष्ण जी को मानते हैं और उनसे ज्यादा धार्मिक कोई नहीं, पर वे इस चीज को राजनीतिक रूप से प्रचारित नहीं करते। उन्होंने इतना ही कहा कि हम भी राम मंदिर जाएंगे, अपने परिवार के साथ जाएंगे, पार्टी के लोगों के साथ जाएंगे। जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे, एक तो व्यक्तिगत एक आस्था होती, पर एक अगर राजनीतिक दल के रूप में भी जब जाना होगा, सारे कार्यकर्ता उनके साथ जाएंगे और भगवान राम के दर्शन करके आएंगे। उसमें कुछ गलत नहीं है। भगवान राम की आप बात करें, आप विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया जी के आप इंटरव्यूज देख लीजिए पिछले 3 साल के। उन्होंने हर इंटरव्यू में एक ही बात कही है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मंदिर निर्माण और मंदिरों को भव्य बनवाने का काम किसने किया है, तो वो अखिलेश यादव है। आप प्रवीण तोगड़िया जी के बयान आपके एबीसी में भी अवेलेबल होंगे, आर्काइव्स में। प्रवीण तोगड़िया को शामिल करने जा रहे हैं क्या समाजवादी में, समाजवादी पार्टी में? भव्य बनाने का काम और निर्माण का काम अखिलेश ने किया है, तो हमें उस बात के लिए कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग नहीं, मन्यू जी, स्पष्टीकरण इसलिए जरूरी है ना, स्पष्टीकरण इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप उत्तर प्रदेश में राम भक्त बनने का दावा कर रहे हैं और उसके बाद आप कांग्रेस के साथ मंच साझा करेंगे, जब आप गठबंधन करेंगे तो जनता जवाब चाहेगी ना, जनता सवाल करेगी ना। तो उसमें दिक्कत क्या है? हम तो गठबंधन केवल भाजपा को, फिर से मैं बोल रहा हूँ, हमारा मुख्य मुद्दा है भाजपा को हटाना। भाजपा को हटाएंगे, अपना विकास के कार्य होंगे, तो उसके लिए हम गठबंधन कांग्रेस से कर रहे हैं। और कांग्रेस के हम तो कई दलों से कर रहे हैं, हम तो राष्ट्रीय लोकदल से भी कर रहे हैं। हम लोग गठबंधन कर रहे हैं भाजपा को हटाने के लिए। अब कांग्रेस की खुद की क्या नीति है
वो नीति कांग्रेस जाने, वो समझे। गठबंधन के नाते जो एक आपस सर, में हिंदू धर्म एक तय धोखा हो है, जाएंगे इस पर कुछ उस पर हम कहेंगे? लोग आगे बढ़ेंगे। हिंदू धर्म एक धोखा है, इस पर कुछ कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, पर कुछ बिल्कुल कहेंगे? नहीं। हम लोग ऐसा कुछ नहीं मानते। हमारे तो सर, आप हमारी उन्हीं के पार्टी साथ में हर गठबंधन धर्म में का तो खड़े हैं सम्मान ना, गठबंधन तो खड़े हैं ना, गठबंधन तो करने जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर आप कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का वो व्यक्तिगत जो भी उनके क्या बयान बात आते कर हैं, रहे मैं हैं भी एक हिंदू हूं। सर? सर, एक व्यक्तिगत उनके बयान होता है, व्यक्तिगत बयान है, पार्टी वो कार्रवाई के कर बयान देती थोड़ी है। ना क्या वो अखिलेश यादव जी के बयान है? क्या वो समाजवादी पार्टी के बयान सर, है? आपके पार्टी के महासचिव हैं, बड़े पद पर हैं, और लगातार एक दो बयान नहीं साहब, कितने गिना दूं बताइए, कितने गिना दूं? स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान, रामचरितमानस को लेकर क्या टिप्पणी की गई, कोई व्यक्ति सरस्वती जी को लेकर क्या टिप्पणी की गई, सीता जी को लेकर क्या टिप्पणी की गई? कानूनी पहलू हो उनको उठाइए, कदम उठाइए स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे, अगर आपको लग रहा है कि वो अब गलत ये कह रहे हैं। आप उठाएंगे ना साहब, कौन उसके लिए आपकी रोक रहा है? पार्टी में है। पर ये पार्टी का व्यक्तिगत, पार्टी का इनसे कोई लेना देना नहीं, इनके बयानों से। पार्टी का अधिकृत बयान थोड़ी ना ये। तोफिल साहब, बीजेपी ने आपसे कुछ सवाल किए थे, न्याय यात्रा, कौन सी न्याय यात्रा है? वहां पे कानून व्यवस्था आप बिगाड़ रहे हैं, बीजेपी कह रही है इसलिए कार्रवाई की गई। शायद भाजपा के प्रवक्ताओं को मालूम नहीं है कि न्याय यात्रा है क्या। न्याय यात्रा है मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ, और भारत में जो महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, वो उसके लिए न्याय यात्रा है। युवाओं के साथ जो हो रहा है, उसके लिए न्याय यात्रा है। किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज कराया गया और उनको आतंकवादी से लेकर खालिस्तान किया, उनके लिए न्याय यात्रा है। उस आम आदमी के लिए न्याय यात्रा है जो महंगाई के मार से डूबा हुआ है, उसके लिए यह न्याय यात्रा है। इनके लिए यह न्याय यात्रा नहीं हो सकती। और जिस तरह से अनूप जी ने कहा कि राम विरोधी की काल्पनिका, मैं कहता हूं, गारंटी साथ कहता हूं मन से, अगर ये प्रूफ कर दे कि अगर किसी कांग्रेस के नेता ने कहा हो या गांधी परिवार ने कहा हो, मैं अभी यहां से राजनीति छोड़ दूंगा, अगर प्रूफ कर दें। यह सिर्फ इनके फैलाया हुआ भ्रम है। कौन सा? सुन लीजिए, कौन सा? क्लियर कर लेते हैं। अगर दूसरी बात, अगर कांग्रेस को ये राम विरोधी बताते हैं, तो हमारे आदरणीय चारों शंकराचार्य क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने कहा कि जब शंकराचार्य जी मंदिर पूरा हो जाएगा, शंकराचार्य जी लोग जाएंगे, कांग्रेस जाएगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रभारी पूरी दल बदल के साथ अयोध्या दर्शन करने गए। इन्होंने ठेका नहीं ले रखा है। और राम जी, सुनिए, राम जी एक पैगंबर हैं, हम लोग पैगंबर की श्रेणी देते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, गुड गवर्नेंस के बताने के लिए भाजपा के पास कुछ नहीं है। राम का सहारा लेके, धार्मिक उन्माद का सहारा लेके, धार्मिकता का सहारा लेके आगे बढ़ रही है। मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री के अंदर हिम्मत है, योगी जी के अंदर हिम्मत है, तो आप ये बता दीजिए कि आपने युवाओं के लिए क्या किया, आप ये बता दीजिए किसानों के साथ क्या किया। देश का प्रधानमंत्री, मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा होती है, पूरी दुनिया देख रही है, और मणिपुर नहीं गए। मेरी बात सुन लीजिए, चीन हमारे सीमा क्षेत्रों को कब्जाता चला जा रहा है। अभी आपको मालूम होगा कि वहां पर मेमोरियल तक खत्म कर दिया गया। एक एक मुद्दे पर रही है, तो फिर सब एक एक मुद्दे पर रही है, हमको समझ लीजिए, दे रहा हूं ना, लेकिन एक एक मुद्दे पर रही है। और तो देश का प्रधानमंत्री अभी तक मणिपुर नहीं गया इस देश की महिलाओं को इंसाफ दिलाने। मैं कहना चाहता हूं, भाजपा को इस चुनाव में ये जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, आपने 3 बातें की, प्रधानमंत्री को लेकर की, उसके अलावा आपने मणिपुर का जिक्र किया, उसके अलावा आपने ये कहा कि कांग्रेस ने कब कहा अगर आप प्रूव कर देंगे बीजेपी तो आप राजनीति छोड़ देंगे। क्या कांग्रेस ने राम को काल्पनिक नहीं बताया? नहीं, काल्पनिक नहीं था। देखिए, ये कोर्ट में गया, किस कांग्रेस के नेता ने कहा काल्पनिक है? बताइए हमको, मैं जवाब ले लेता हूं। बताइए आप, किस नेता ने कहा था कि काल्पनिक है? इसके अलावा आपने बताइए, आप जो आप झूठ फैलाते हैं, बताइए किस नेता ने कहा था? शंकराचार्य को लेकर के बयान दिया, क्या कांग्रेस के समय में संतों पर लाठीचार्ज, इन्हीं शंकराचार्य पर लाठीचार्ज नहीं हुआ था? या समाजवादी पार्टी की सरकार में अभिमुक्तेश्वरानंद पर लाठीचार्ज नहीं हुआ था? आप बताइए, आप उनसे गठबंधन करने जा रहे हैं। देखिए, देश की विभिन्न अंचलों में आंदोलन होते रहते हैं, ठीक है, अलग अलग सरकारें होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर को कंप्लीट मेंटेन करने के लिए चीजें होती हैं, वो कभी गलत भी हो जाती हैं, कभी सही भी हो जाती हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, कोई धर्माचार्यों का जो सम्मान कांग्रेस समय में था, आज भी है, और राहुल जी और उनका पूरा परिवार मंदिरों में दर्शन करने जाता है। आपने देखा कि राहुल जी जब वहां पे मंदिर जाने लगे, शंकराचार्य के मंदिर, वहां पे सरकार ने जाने क्यों नहीं दिया? ठीक है, पूछ ले रहे हैं, क्यों नहीं जाने दिया? क्या आपने सब ठेका ले रखा है? जवाब ले लेने देते।
बताइए कब कांग्रेस ने काल्पनिक कहा और आप क्यों नहीं मंदिर जाने दे रहे हैं? क्या एकाधिकार कर लिया राम भगवान पे आपने? उमेश जी, हाँ। अब उत्तर इनकी भी एक एक बात का हम दे दें। बिल्कुल। इन्होंने 2-3 चीजें भगवान राम को काल्पनिक कब कहा? हाँ, कपिल सिब्बल ने कहा, मणिशंकर अय्यर ने कहा, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, और ये मैं नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल नहीं कहा। आप हमको लिखित दिखाइए कब कहा। ये कोर्ट में देखिए, आप कपिल सिब्बल जी को जोड़ रहे हैं या कुछ जोड़ रहे हैं, उन्होंने जो अब आप कहेंगे वो वकील थे। वकील थे, ठीक है। वो देखिए वो वकील थे, उन्होंने अपनी धाराओं में लेकिन कहा। उससे पहले लेकिन कांग्रेस के कोई बड़े गांधी नेता थे। परिवार या गांधी परिवार या शीर्ष नेतृत्व तो कभी राम जी को या हमारा उमेश जी, जो क्या कहते हैं उनको कभी नहीं कहा भगवान राम ठीक को। है। अब एक बार- आप गलत तरीके से ब्रीफिंग करने के एक बार बाद इस पूरा- जनता के बीच में ले जा रहे हैं चीजों तो को। फिर सब एक बार पूरा कर लेने दीजिए पूरा। उमेश जी, जनता के बीच हमको ले जाने की जरूरत नहीं है, जनता ये सब जान रही है। ये आपका तो फिर सब फैलाया हुआ पूरा- झूठ है, तो फिर सब और वो पूरा- झूठ भी अब जनता को बताया जाएगा, मैं आपको- और राजीव जी की भूमिका बताई जाएगी राम मंदिर पर। ठीक है, आप ये भी बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल। हम आप बिल्कुल, आप खुद मानते हैं, राजीव आपके जी की बड़े भूमिका नेता खुद बताई मानते जाएगी। हैं अभी कि मैं उस सब वक्त बता एक रहा हूं। चूक थी और नहीं तो अभी आज मैं सब कांग्रेस की बता दशा रहा हूं। कुछ और होती। सब ठीक बता है, रहा हूं। प्लीज क्लियर जल्दी से कीजिए, फिर वापस अभिषेक आपके मनु पास। सिंघवी कौन थे? कपिल सिब्बल कौन थे? मणिशंकर अय्यर कौन थे? अशोक वासनिक कौन थे? और किस तरीके से मीडिया में आकर जवाबदेही की गई। और यहाँ तक कि सोनिया जी ने भी कहा, जब राम सेतु का निर्माण हुआ, हलफनामा लगाया। अगर इनको नहीं पता है तुफैल जी को, तो इसको इंटरनेट पर सर्च करिए। सोनिया जी के हस्ताक्षर हलफनामा लगा। आप मुद्दों की बात नहीं तो फिर करते सब हैं, जवाब आप अग्निवीर पर बात नहीं करते हैं, आप मणिपुर पर बात नहीं करते हैं, तो फिर सब आप अरे आप आपसे बात शिक्षा में बात शुरू करते किए, हैं, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे आप नहीं शिक्षा होगा। में बात नहीं तो करते फिर हैं। सब ऐसे नहीं होगा बात ना, करिए। ऐसे नहीं होगा। आइए Please। आइए चिकित्सा में बात नहीं, करिए, शिक्षा में ऐसे बात नहीं होगा। करिए, तो फिर रोजगार में बात सब कीजिए। एक एक करके जवाब लेने दीजिए प्लीज, ऐसे नहीं होगा। डिबेट को धर्म की ओर मत जोड़िए। ठीक है। देश आज शिक्षा सर, धर्म चिकित्सा की बात- रोजगार मांग रहा है सर, उस पर पहले- बात कीजिए। पहले एक एक करके जवाब ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको मौका देंगे ना, आप अपनी बात रखिएगा। अनूप जी जल्दी से पूरा कीजिए। किसने नहीं कहा? सोनिया जी का हलफनामा लगा, इंटरनेट पे देख सकते हैं, जनता देख सकती है। मैं टीवी चैनल बोल रहा हूँ बड़ी प्रामाणिकता से कि सोनिया जी ने हलफनामा लगा राम सेतु पर। राम को काल्पनिक कहा कपिल सिब्बल ने, मणिशंकर अय्यर ने एक किन सेकंड बातों ना, का प्रयोग किया। तो फिर सब मैं आ रहा हूं ना आपके पास, प्लीज जल्दी से पूरा कीजिए आप भी प्लीज। दूसरा कह रहे रोजगार, हाँ। कह रहे राजीव गांधी जी ने। अरे साहब, इनको पता नहीं है, रामचंद्र जी को तो कांग्रेस की सरकार सलाखों के पीछे रखी थी। वो तो 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने सरयू के तट पर कहा और नारा दिया कि आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो। और ये ताकत थी विश्व हिंदू परिषद की। उस ताकत के आगे राजीव आपने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप रोजगार की बात करिए। चुप रहिए। आपने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे, आपने कहा महिला सशक्तिकरण करेंगे। यहाँ पे अभी तक प्रधानमंत्री क्यों राजनीतिक नहीं मंच गए? नहीं है आपका, तो फिर साहब आपका आप भी और बताइए, अनूप मणिपुर जी क्यों नहीं आपका गए भी। प्रधानमंत्री अभी प्लीज तक? प्लीज इस प्लीज देश की सर, महिलाओं ये- के आबरू लूटी गई, सर- उनको सड़क पर नंगा घुमाया गया। ठीक है। आज इस देश का ठीक प्रधानमंत्री है। क्यों नहीं जाता है? तो आप भी उस पर बात करिए ना। आप क्यों कहते हैं कि राम लहर नहीं चीन ने है? हमारे आप क्यों राम पर सीमा बात को करते कब्जा कर हैं? लिया। आप क्यों आप प्राण क्यों नहीं प्रतिष्ठा पर जाते सवाल उठाते प्रधानमंत्री? हैं? आप क्यों शंकराचार्य की बात जवाब करते मांगते हैं? हैं। तो फिर सब फिर वही बात, जब आप एक तरफ विकास की बात करने नहीं आएंगे और फिर दूसरी बात तरफ विकास की हो रही है। मैं बोल तो रहा हूं बात ना, विकास- मैं बोल रहा देश हूं की नहीं जनता को नहीं अनूप जी नहीं धन प्लीज के- नहीं धन प्लीज से ज्यादा तो फिर विकास सब की नहीं, जरूरत है। बिल्कुल है बिल्कुल है। आप तो बहस- आप करिए ना डिबेट- विकास की बात। आप डिबेट विकास पे कराइए, आप करिए ना विकास युवाओं की पे बात। कराइए, आप- महिलाओं पे कराइए, आप डिबेट धर्म पे क्यों कराते हैं? तो फिर साहब मैं विकास पे ही डिबेट करा रहा आज- हूँ, आज- मैं धर्म पे आज- डिबेट आज नहीं कराता एक हूँ। आपके जिम्मेदार चैनल आपके है। पास बोलने के लिए आपको शब्द नहीं है तो युवाओं आप की आवाज आवाज उठानी उठा चाहिए। देंगे, आपको आप सवाल महिलाओं की उठा आवाज मैं उठा रहा हूँ ना, उठानी बोलिए चाहिए, ना। किसानों को उठाना चाहिए। ये किसने कहा राम की लहर नहीं? मैंने कहा। राहुल गांधी ने कहा, उनसे नहीं, पूछिए। आप- प्राण प्रतिष्ठा आप पर सवाल उसको मैंने नहीं एजेंडा उठाया, को move आपने करना है। उठाया, आप मैं नहीं देखिए, मूव कर रहा हूँ। आप move आप करने जब के बीच लिए- में आप आप इसे जब बीच पूछिए में कि मुद्दे से आपने अलग हटेंगे 10 सालों तो के मुझे अंदर बोलना विकास क्या पड़ेगा। कराया? मैं पूछ आप तो रहा हूँ, बताइए, मैं महिलाओं के बोलने लिए नहीं क्या दे रहा, किया? आप बोलने नहीं दे किसानों रहे, के लिए क्या किया? आप बोलने नहीं दे रहे। मैं तो पूछ रहा हूँ सवाल, वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप बोलने नहीं दे रहे ना। पूरा करने दीजिए। बताइए अनूप जी, क्या आपने विकास कराया 10 सालों में? जल्दी से। उमेश जी, अभी इन्होंने बहुत जिम्मेदार, बहुत चिल्ला के कहा कि हमने ये किया। प्लीज तो फिर सब मैं ये कह अब रहा बोलने हूँ दीजिए। कि जिन रोजगार की नौजवानों की ये रहनुमाई कर रहे हैं, बता रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। छोड़िए, आपने इस यात्रा देश को मत के जाइए, अंदर- विकास गिना दीजिए। छोड़िए बिल्कुल न्याय यात्रा अनूप जी, निकालेगी, विकास युवाओं को न्याय छोड़ दिलाने की दीजिए। यात्रा निकलेगी। सर आपकी न्याय यात्रा आपकी उमेश जी, जो भी इनके चुनावी एजेंडे में यात्रा- चलेंगे क्या? एक बार विकास कि आपके एजेंडे पे बात नहीं, करेंगे? आप चलना तो पड़ेगा। विकास पर सवाल नहीं होगा देश सर, को आप बताना सत्ता पड़ेगा में। आपने क्या मैं क्या बोल देश रहा के हूँ लिए। ना, रुकिए ना। बताना सुनने की- पड़ेगा। सुनने की क्षमता मैंने रखते हैं। विपक्ष के होने के नाते में आपसे सवाल तो करना फिर भी साहब, मेरा मुझे ब्रेक जवाब लेना है। पड़ेगा। इस देश मुझे को- आपकी आवाज डाउन उमेश करनी जी, पड़ेगी एक बार। उमेश आप जी, बताइए, जल्दी से इस बताइए। देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, हम लोग अमृत काल की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
इस देश के अंदर कितने इंस्टीट्यूशन दिए जिससे रोजगार मिल जाए, देश की जनसंख्या। अरे लेकर एम्स से लेकर अरे बड़े क्या बड़े कल कारखानों से क्या लेकर तरीका भाई साहब? ये तरीका सब कांग्रेस ने दिया। आपको मालूम नहीं है क्या? एक सेकंड सर, इस देश के अंदर रोजगार जब आप कांग्रेस ने सुनेंगे दिया। तो साहब, इंस्टीट्यूशंस कांग्रेस ने जब आप दिए। सुनेंगे, जब आप सुनेंगे या नहीं, बोलिए अनूप। पूरे देश भर में देश की आजादी के बाद 2 एम्स देने वाली कांग्रेस आज रोजगार की बात कर रही है। आपको मालूम ही नहीं, आप 2 एम्स बजा रहे हैं। कितने कारखाने फेल, ये बोकारो से लेकर जितने पूरी इंडस्ट्री कांग्रेस के समय बजी। आप बताइए शिक्षण जैसे ITI से लेकर एम्स तक सब सुमेश जी, कांग्रेस। ऐसे नहीं आप बात कर रहे बताइए, हैं। आप उत्तर प्रदेश के सुमेश जी, ऐसे नहीं बता बात होगी। दीजिए तो फिर जो साहब- आपने खोले हो। तो फिर साहब आप 10 ये साल इस के तरीके अंदर के लोग लोग विश्वविद्यालय बता बुलाएंगे दीजिए। तो फिर आगे एक बड़ा एम्स बता दीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए बताइए, आप विकास के नाम पर बता रहे हैं, बताइए आप। तो फिर साहब जवाब ही ले रहा हूँ ना, ऐसे चिल्लाने से डिबेट थोड़ी होगी। दर्शक बैठे हैं, आपकी क्या स्थिति है यूपी में, अब वो हमारा चैनल भी डिबेट बंद कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो कम से कम सर हमको बरकरार रहने दीजिए, जवाब देने दीजिए अनूप जी को। और आप प्लीज़ अब आप नहीं बोलेंगे। जब हम नौजवानों के लिए इंस्टीट्यूशन नहीं तैयार करेंगे, हम उनके लिए रोजी रोजगार के संसाधन नहीं तैयार करेंगे। आज ये कह रहे हैं रोजगार की बात, पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर देख लीजिए, जगह जगह प्रधानमंत्री को पकौड़े तलने की बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ जितने संसाधन उत्पन्न हुए हैं पूरे देश के अंदर, 2 करोड़ नौकरियां या रोजगार देने का काम जो मैंने कहा था हम वो दे रहे हैं। और रोजगार के नाम पर आप देख रहे होंगे, मुझे पता है आप आप देख बेहद रहे उत्साहित होंगे हैं। मुद्रा योजना से लेकर जितनी भी योजनाएं युवाओं के लिए आई नहीं, हैं सुनिए। उनसे रोजगार के साधन सृजित हो रहे ठीक है। हैं, लोग रोजगार कर रहे हैं, हम इंस्टीट्यूशन तैयार कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर 27 एम्स बना रहे हैं, हम नए एयरपोर्ट बना रहे हैं, हम सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, हम एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, इन सब में रोजगार दे रहे हैं। जमीन पे इनको नहीं लग रहा है आए, रोजगार सब बातों में है, जमीन पे नहीं आए। देश ऐसा नहीं है के तो फिर अंदर साहब- कोई इंस्टीट्यूशन न देने वाले लोग एक सेकंड। आज चिल्लाकर कह रहे हैं हम युवाओं की न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। किसानों को ठीक भूखा है, मरने रुकिए। पर छोड़ने वाले रुकिए, लोग रुकिए, आज कह रहे हैं न्याय यात्रा निकाल रहे चलिए हैं। रुकिए अनूप जी, रुकिए अभिमन्यु जी के पास महिलाओं चलते पर हैं। अत्याचार करने वाले लोग कह रहे रुकिए हैं रुकिए न्याय यात्रा निकाल रुकिए रहे हैं। अभिमन्यु जी के पास चलते हैं। अभिमन्यु जी, जिस तरीके से विकास, वैसे अयोध्या के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमी है उत्तर प्रदेश की या देश की कहें, अब तक जब तक राम मंदिर नहीं बना है। अब लगता है ना कि विकास पर बात कर लेनी चाहिए। और आप ही के नेता जब तक गठबंधन की बात नहीं होती तब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकारें जब तक रहती उसको लेकर सवाल उठाते थे कि यूपी में उस दौरान विकास कार्य नहीं किए गए या यूपी को अलग थलग रखा गया, जिसकी वजह से ये आज ये स्थिति है। आज क्या कहेंगे अभिमन्यु जी? भाई साहब प्लीज एक बार क्वेश्चन रिपीट करें, आपकी आवाज कट गई। अभिमन्यु जी, मेरा सवाल यह है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्तर प्रदेश और देश की सियासत धर्म और राम मंदिर के इर्द गिर्द ही घूमती रही थी। जब गठबंधन तय नहीं हो रहा था तब उससे पहले आपके ही नेता लगातार सवाल उठाते थे कि कांग्रेस की सरकारों ने यूपी को अलग थलग करके रखा है, यही वजह है कि पिछड़ा है और अब समाजवादी पार्टी की सरकार उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आज क्या कहेंगे विकास के जो दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से भी बीजेपी की ओर से भी? देखिए, कांग्रेस के लिए अकेले यही बात नहीं कि हम लोग के साथ स्टेट में कोई ना कोई सौतेला व्यवहार होता था। आप बात करें तो आज जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी में जो झेल रहे हैं, जिस तरीके से ईडी सीबीआई का इन सब संस्थाओं का जो दुरुपयोग झेल रहे हैं, उस दुरुपयोग के को मिसयूज का चलन तो कांग्रेस सरकार ने किया था और उसमें समाजवादी पार्टी के भी हमारे नेताओं को प्रताड़ित करने का काम किया गया है। तो वो शिकायतें तो अपनी जगह हैं, पर आज भी अगर हमको ये तय करना हो कि देश में हम किसको ज्यादा बेहतर मानते हैं तो एक गठबंधन साथी के रूप में कांग्रेस हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि भाजपा को हटाने के लिए कांग्रेस के साथ की जरूरत अभिमन्यु जी। है। हम कह रहे हैं पुरानी बातें छोड़ के हम लोग आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं। हमारी क्या पॉलिटिकल सोच है, हमारी क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। आपने देखा अखिलेश जी ने पीडीए का मुद्दा उठाया और अचानक मतलब दिवंगत हमारे महानतम नेता कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की बात आ गई। ये तो कहीं ना कहीं पीडीए का असर है, जो भाजपा उस चीज से डर के ये सब कदम उठा रही है। और आप बोलते हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयानों पे हम लोग प्रतिक्रिया दें। भारतीय जनता पार्टी सतपाल मलिक जी की बातों पे क्यों नहीं प्रतिक्रिया देती है? वो तो गवर्नर है, वो तो आप ही की सरकार में गवर्नर है और वो तो रोज कहते हैं कि इस सरकार को अडानी बैठ के चला रहा है, कि ये सरकार किसान विरोधी है, व्यापारी विरोधी है, युवा विरोधी है। तो उनपे क्यों नहीं कार्रवाई होती सतपाल मलिक पे?
हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, अपनी बात रखती है ठीक है, जनता के बीच में। अभिमन्यु जी स्वामी दो सवाल प्रसाद है, मौर्य सुनिए का कोई बयान अभिमन्यु जी दो समाजवादी सवाल है। पार्टी का बयान नहीं है, जिस तरीके से शायद सतपाल मलिक का कोई बयान मोदी मैं- जी का बयान नहीं है। मैं जवाब ले गठबंधन लूंगा। हमारा अलाइव है, बड़ी ठीक है। मजबूती से लड़ेगा। ठीक है। और यहाँ यूपी में हम लोग बहुत अच्छा नतीजा देने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको। दो सवाल है, ये विचारधाराएं बदल कैसे जाती हैं? जब यूपी में दो लड़के एक साथ आते हैं, उसके बाद नतीजे जब निगेटिव होते हैं तो विचारधारा फिर बदल जाती है कि नहीं वो हमने गठबंधन किया इसलिए हमारा ये हश्र हुआ। जब बाहर प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में चुनाव होते हैं तब भी विचारधारा मैच नहीं होती है और उसके बाद फिर से अचानक विचारधारा क्यों बदल जाती है? नंबर एक। दूसरा, स्वामी प्रसाद का फिर से आपने जिक्र किया, मैं अब उस पर नहीं जाना चाह रहा था। आपको नहीं लग रहा कि ये बीजेपी के लिए प्लस कर रहे हैं, आपके लिए नुकसान कर रहे हैं? लगातार जिस तरीके से राम मंदिर की लहर है, मैं भी कहूंगा, और जिस तरह से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस दौरान धर्म को लेकर विवादित बयान देना नुकसान नहीं कर रहे हैं आपके लिए? नहीं दिखता है आपको? मैं क्या कह रहा हूँ, कोई व्यक्ति के कोई क्या बोल रहा है, आज सर ही मैं कोई खबर नहीं पढ़ रहा है, था कि आपके उन पार्टी पे के महासचिव है, रामचरितमानस कोई के नहीं है मामले साहब, को वो लेकर कोई उन पे नहीं है, वो कार्रवाई गली का होगी कि नेता वो नहीं है सुप्रीम साहब, कोर्ट पहुंचे, आपका वहां वार्ड उनको अध्यक्ष राहत नहीं है, मिली। कोई पूर्व व्यक्ति मंत्री अपनी रहे हैं। बात क्या बोल रहा है उसका हमसे क्या लेना देना। कोई स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है, अखिलेश यादव जी का बयान नहीं। अगर तो आप वो तो अखिलेश यादव जी सतपाल के लिए मलिक, हमको कहें, सतपाल क्या मलिक उन्होंने तो कभी एक कोई बात संवैधानिक कही, पद पर है। उसके लिए मुझसे बीजेपी पूछे, कहेगी मैं हमसे जवाब क्या देने लेना के लिए देना? तैयार क्या हूं। बात कर रहे हैं दूसरी साहब? बात, क्या बात मुझसे कर आप रहे हैं? जितना स्वामी प्रसाद छोड़िए। मौर्य के लिए पूछ रहे हैं, आप भाजपा के प्रवक्ता से सतपाल मलिक के लिए बोला तो साहब सतपाल मैंने, मलिक जो जब कह आप कह रहे हैं कि वो उनका किस- व्यक्तिगत बयान है उससे हमें लेना देना नहीं है, सतपाल मलिक तो संवैधानिक पद पर है। अनूप जी तो कहेंगे ना कि उनका व्यक्तिगत है, मुझसे लेना देना वो नहीं। तो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अदानी बैठ के चला रहा है। आप भाजपा के प्रवक्ता से बात पूछिए ना कि पूछ रहा हूं। सतपाल मलिक की बात पे आपका क्या जवाब है? ठीक है, आप चुनाव में ठीक है। जाना चाहते हैं और आप ही के एक महामहिम गवर्नर इस बात को कह रहे हैं कि आपकी सरकार को एक पूंजीपति बैठ के चलाता है। इस बात पे आप जवाब लीजिए ना भाजपा वालों से। सर हम आप जवाब हमसे ले स्वामी लेंगे, प्रसाद मौर्य जवाब पे ले समय रहे खराब हैं, करने- अभिमन्यु जी जवाब ले रहे हैं, लेकिन राजस्थान में भी अडानी की कंपनी ने कितने प्रयोग किए हैं, कितने वहां पर वो लगाए हैं, इन्वेस्ट किया है, उसके जब कांग्रेस की सरकार थी उस पर आपको दिक्कत नहीं होती है। और अगर बीजेपी के साथ या बीजेपी राज्य में अगर अडानी कहीं पर व्यापार करने जाते हैं तो आपको लगने लगता है समस्या हो जाती है। तो फिर साहब ठीक है। अडानी से मैंने अडानी पे आरोप अभी नहीं लगाया। मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि एक भारत में संवैधानिक पद पे गवर्नर इस बात का आरोप लगा रहा है कि सरकार को अडानी चला रहे हैं। ठीक है, मैंने नहीं कहा कि ठीक मैं है। कह रहा अब हूं एक ये बार, बात। चूंकि आप वक्त कम उनसे बचा है, पूछो एक कि बार ऐसा क्यों कह रहे हैं और एक बार सतपाल बिहार मलिक में पे जो कार्रवाई राजनीति की क्यों नहीं टापाटक होनी चल रही है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो फिर साहब अब क्या स्थिति लग रही है बिहार में? नीतीश कुमार क्या पलटी मारने जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके की दूरी बनाई हुई है न्याय यात्रा से भी, और उसके अलावा जिस तरीके की बैठकों में अब शामिल नहीं हो रहे हैं, लालू यादव परिवार से भी जिस तरीके की अनबन चल रही है। देखिए, राजनीति में जो गठबंधन होते हैं, देखिए वो गठबंधन समय के अनुसार होते हैं। अगर उनको लगता है कि इंडिया गठबंधन में रह के जो भी स्थिति नहीं आई है, तो अगर नहीं है तो ठीक है। और यूपी में जैसे हमारे अखिलेश यादव जी अभी अभिमन्यु भाई कह रहे थे, देखिए अभी 2-4-5 दिन में सारा गठबंधन का आप शुरू सामने आ जाएगा। और जो साथी नहीं रहना चाहते हैं तो वो चुनाव के बाद आ जाएंगे। अच्छा, देखिए लोकतांत्रिक में सेकुलर दल है, ठीक है, कभी कभी सीट गठबंधन में या राज्यों के समीकरण को लेके वो गठबंधन फिट नहीं हो पाते हैं। कभी कभी होते हैं, कुछ दल सत्ता में होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, हम इसको चुनाव के बाद इस गठबंधन तो में फिर सब क्या जाएंगे। ये- तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप 2-4-5 में देखिएगा कि कहीं ना कहीं पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में गठबंधन रहेगा, ये हमारी पूरी आशा है। और हम लोग एक मजबूत विकल्प के रूप में भारत में लड़ने जा रहे हैं। और देखिए कांग्रेस की रही बात, देखिए एक मिनट हमारी कांग्रेस की पूरी तैयारी है लोकसभा को लेके। गठबंधन अगर स्वरूप जहां बनता है वहां भी हम बहुत अपने साथी के साथ मजबूती से लड़ेंगे। और अगर गठबंधन कहीं किसी कारण से नहीं भी होता है तो भी अब पार्टी ने पूरी संगठनक तौर पर पूरी तैयारी हमारी है और हम उस तरह से लड़ेंगे। यूपी में 80 सीटों पर तैयारी चल रही है। बिल्कुल है, बिल्कुल हमारे सारे कोऑर्डिनेटर नियुक्त हो चुके हैं पूरे हर लोकसभा में। ठीक है, लेकिन तो फिर साहब सवाल ये है ना कि जिस तरह से पंजाब में दरवाजे बंद हो गए, जिस तरीके से बंगाल में दरवाजे बंद हो गए, कहां पर चूक दिख रही है आपको? क्योंकि अब वक्त निकलता जा रहा है ना। अगर अभी सपा से आपका गठबंधन नहीं होता है तो 80 सीटों पर पहुंचने के लिए, वहां पर सामंजस्य बिठाने के लिए, वहां जनता के बीच में जाने के लिए देर हो चुकी होगी। देखिए
लगता है चूक हुई है। देखिए, ममता जी का मेन वामपंथी और कांग्रेस वहां पे लड़ती रही है चुनाव। कहीं ना कहीं एक ईडी का भी डर जो बैठाला गया। मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी चीज, आप आ जाइए आम आदमी पार्टी। पंजाब में वो सत्ता में आए हमको हरा के, ठीक है। कहीं ना कहीं एक, और दिल्ली में भी हम ताकतवर थे। कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को लगा है कि सीट गठबंधन में दिक्कत आएगी या हमारे लोग नाराज होंगे, ठीक है। और नहीं है तो कांग्रेस, जहाँ पे नहीं हो पा रहा है वहाँ पे कांग्रेस अकेले लड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ रही बात उत्तर प्रदेश की, तो अखिलेश जी और राहुल जी के बीच में बातचीत चल ही रही है और हमें लगता है कि सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और हम लोग मिलकर लड़ेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिवाकर पांडे जी के पास चलेंगे क्योंकि वक्त कम बचा है। दिवाकर पांडे जी, जिस तरीके की राजनीति का सिनेरियो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या देखते हैं? गठबंधन प्रारूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर नहीं लेता दिखाई दे रहा है तो इसमें नुकसान किसका, समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का? देखिए, निश्चित तौर पर उमेश जी, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को कई महीनों से रूप अब ले लेना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अभी तक वो रूप नहीं ले पाया, सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी है। अगर सीट शेयरिंग पे बात नहीं बनेगी, चुन्नी राव उम्मीदवार आएंगे तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में सामंजस्य कैसे बनेगा, कैसे वो लोगों के बीच में जाएंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। हालांकि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा जनाधार पिछले कई चुनाव से नहीं है, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उत्तर प्रदेश में है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को लेकर के अभी सीट शेयरिंग की बात क्लियर नहीं हो पाई है, तो उसके कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं सामंजस्य, कहीं ना कहीं दुविधा की स्थिति में, और इसी दुविधा की स्थिति में जिस तरीके से उनकी चुनावी रणनीति आगे बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ पा रही। तो निश्चित तौर पर अगर इंडिया गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश में रूप नहीं ले पाता, तो निश्चित तौर पर इस पर एक और जहां कांग्रेस को भी नुकसान होगा, तो समाजवादी पार्टी को भी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नुकसान होगा, और इसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वजह से इंडिया गठबंधन अगर रूप ले लेता है तो फिर कहीं ना कहीं अब उसके लिए देर हो रही, क्योंकि वो सरकार में नहीं थे, उनके पास काफी पहले से समय था। अब तक कई बार उनकी बैठकें हो जानी चाहिए, ऐसा सीट शेयरिंग को लेकर के फार्मूला उनका तय हो जाना चाहिए। और चूंकि अभी चुनाव में 100 दिन से भी कम बचा हुआ, 100 दिन के अंदर चुनाव हो जाएंगे, नई सरकार का गठन हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के फेल होने पर एक और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा होता दिखेगा। तो वहीं ये दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं नुकसान में दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, तमाम रार फंसा हुआ है, और जब जनता के बीच में ऐसा ना हो कि कब कुछ दिन के बाद जाए तो जनता वो गाना गुनगुना दे कि बहुत देर कर दी सनम आते आते। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। अनुपस्थिति जी आपका भी बहुत शुक्रिया, तौफील अहमद जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अभिमन्यु गुप्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और दिवाकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बंगाल और पंजाब में ना के बाद जो ममता का मास्टर स्ट्रोक, आम आदमी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक, उसने समाजवादी पार्टी और बिहार में जदयू को कहीं ना कहीं एक मंच दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है और दावों और वादों की लिस्ट के साथ जनता के बीच में है, लेकिन अभी भी इंडिया गठबंधन की स्थिति साफ नहीं हो पा रही है, शायद देर नजर आ रही है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए एबीसी न्यूज।